Hello my dear students, you are welcome to the e-learning class of class 5 हिंदी व्याकरण। आपका कक्षा 5वीं के हिंदी व्याकरण के कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते थे कि इससे पहले हम लोग जो है आपका जो PT1 के लिए जो लास्ट चैप्टर है सिलेबस में, जो कि है क्या है, शब्द संरचना, उसका हमने 2 पार्ट पढ़ लिया है। सबसे पहले पार्ट में हमने शब्द किसे कहते हैं, फिर शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इनके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्लास था उसमें हमने इसके रिवीजन के साथ साथ जो है बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेदों को पढ़ा था, जिसमें से एक था रूढ़ शब्द, एक था यौगिक शब्द, और तीसरे के केवल नाम के बारे में जाना था जिसका नाम था योग रूढ़ शब्द। लेकिन हमने इस शब्द को नहीं पढ़ा था। तो योग रूढ़ में आने से पहले एक बार क्विक हम लोग रिवीजन ले लेते हैं कि जो है यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनका दोबारा खंडन न किया जा सके, जिनका दोबारा खंडन न किया जा सके, ठीक है, वो है हमारे रूढ़ शब्द, जिनको और टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, जैसे कि कवि, घोड़ा, गुलाब इत्यादि। उसके बाद है यौगिक शब्द। जब 2 रूढ़ शब्दों के मिलन से कोई एक नया शब्द बनता है और उसका कोई अलग ही मीनिंग होता है, मतलब जो 2 रूढ़ शब्द से वो मिलकर बन रहा है उनका अन्यथा कोई एक मीनिंग होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे पाठ जोड़ शाला, पाठशाला। पाठ एक रूढ़ शब्द है, शाला एक रूढ़ शब्द है, और पाठशाला जो है एक योग रूढ़ शब्द है, जो कि दोनों के मिक्सचर से बना है और उसका एक अलग मीनिंग है, ठीक है। अभी आज हम जो पढ़ेंगे वो है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ हो गया, यौगिक, सॉरी मैंने अभी गलती से शायद योग रूढ़ बोल दिया था, वो होगा यौगिक शब्द। यौगिक मतलब जोड़ से बना है। और अब हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। ये कौन सा शब्द है? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो उसे योग रूढ़ कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको उस दिन ये नहीं पढ़ाया था, क्योंकि इसमें थोड़ा समझने की बात है। देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनते हैं, ये तो हमारे यौगिक शब्द भी बनते थे। तो फिर ये यौगिक और योग रूढ़ 2 अलग अलग कैटेगरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मीनिंग होता है वहाँ पर भी एक तीसरा अर्थ देता था, लेकिन यहाँ के मीनिंग का यही मीनिंग ही इस शब्द को यौगिक शब्द से अलग करता है। क्या है कि ये एक विशेष अर्थ देता है, ठीक है। इसका जो मीनिंग है वो एक विशेष अर्थ देता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो है हम जानते हैं कि जो दशहरे में किसको जलाया जाता है, रावण को। तो रावण को हम लोग उसके 10 सर होने की वजह से उसको हम दशानन कहते हैं। तो दशानन वर्ड जो है, इसका मतलब एक्चुअली अलग है। इसका मतलब है तुम्हारा 10 सर। आनन मतलब सर, 10 मतलब 10। तो जिसके 10 हेड्स हैं उसको हम दशानन बोलते हैं, लेकिन 10 हेड्स जिसके हैं उसका क्या कोई नाम नहीं है, उसका नाम है रावण। तो 10 और आनन 2 जो हमारे रूढ़ शब्द हैं, ये जब आपस में जुड़ते हैं तो एक नया शब्द देते हैं दशानन। लेकिन यदि इस दशानन शब्द से और कोई नया मीनिंग नहीं निकलता, तो तब हम इसको जो है यौगिक शब्द कहते हैं। लेकिन दशानन का मतलब तो रावण होता है, तो ये एक दूसरे विशेष अर्थ की ओर इंगित करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो आइए हम जो है आपके किताब में एक सूची दी गई है पेज नंबर 25 में, उसको देखते हैं। यहाँ पर यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द को 2 अलग अलग सूची में रखा गया है। देखिए, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, लेकिन रेलगाड़ी का मतलब केवल रेलगाड़ी ही होता है, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन नीला जोड़ कंठ, नीलकंठ शिव जी को
डिनोट करता है। इसी तरह से देश जोड़ भक्ति, देशभक्ति, ये यौगिक शब्द है, क्योंकि देशभक्ति मतलब देशभक्ति। डज इट स्टैंड फॉर एनीथिंग एल्स? नो इट डज। लेकिन लंबा उदर, लंबोदर, ये किसको, लंबा उदर किसका है? बड़ा पेट, गणेश जी का, तो ये गणेश जी को डिनोट करता है। समझ गए? अब हमारे इस पाठ का आखिरी भाग क्या है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद पढ़ा था, बनावट के आधार पर शब्द भेद पढ़ा। अब जो है, अब है प्रयोग के आधार पर। हम शब्दों का इस्तेमाल जैसे करते हैं, प्रयोग जैसे करते हैं, उनको हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं शब्द, उसके ऊपर डिपेंड करके शब्द के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है विकारी शब्द, दूसरा प्रकार होता है अविकारी शब्द। विकार शब्द का क्या अर्थ है? विकार का मतलब परिवर्तन। तो विकारी शब्द मतलब वो शब्द जिनमें परिवर्तन आता है, और अविकारी शब्द मतलब वो शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, इसको विस्तार से जानते हैं। विकारी शब्द में इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आते हैं। लिंग के कारण परिवर्तन, जैसे लड़का का लड़की बन गया, तो फिर इसमें ये विकारी शब्द हुआ। वचन के कारण लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, तो वचन के कारण परिवर्तन आया। फिर काल, मैं आज खा रहा हूँ, मैं कल खाऊंगा, मैंने कल खाया था, तो यहाँ पर हमारा जो है वचन के कारण परिवर्तन आ रहा है ना। तो इस तरह से इसका मतलब किन में परिवर्तन आता है? खाना, लड़का, लड़की, ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन चार प्रकार के शब्दों को ही विकारी शब्द कहा जाता है। जो भी इन चार प्रकार के शब्द होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से तो मुझे आपका परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से जो शब्द बनते हैं वे हमारे सारे विकारी शब्द की कैटेगरी में आते हैं। और अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द वो होते हैं जिनका ये लिंग, वचन ऐसे किसी भी स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, वो होता है हमारा अविकारी शब्द। इन्हें अव्यय कहते हैं, जिसका और व्यय ना हो सके और खर्च ना हो सके, वैसे का वैसा ही रहे, इसे अव्यय कहते हैं। ठीक है। और हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चार प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। अभी आपको ये नाम बहुत बड़े बड़े लग सकते हैं, लेकिन इनके बारे में हम विस्तार से आगे के पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट पाठ में क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइजेस को करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।